सो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री आज अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं स्पोर्ट्स में, जहां पर वो लगातार फुटबॉल, फार्मूला 1 और गोल्फ जैसे स्पोर्ट इवेंट्स जो हैं उसको वो होस्ट कराने में लगे हैं और साथ साथ में मैसिव लेवल पर इसका ब्रांड एडवर्टीजमेंट भी वो कर रहे हैं ताकि वो प्रमोशंस कर सके। और ऐसा काम करने वाला कोई यूरोपियन कंट्री नहीं है, बल्कि ये मिडिल ईस्ट में स्थित सऊदी अरेबिया कंट्री है। 1 जनवरी 2023 को क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑफिशियली मैनचेस्टर यूनाइटेड से मूव कर जाते हैं सऊदी के एक फुटबॉल टीम में अल नसार में, जहां पर उनको पर सीजन 200 मिलियन US डॉलर्स जो है वो दिया जाएगा और एनुअली आप देखोगे तो 1600 करोड़ जो है वो देखने को मिल जाएगा आपको, जिसमें से पर डे उनका जो है वो 4.3 करोड़ के आसपास में रेवेन्यू होगा। इवन ब्राज़ील के सुपरस्टार नेमार जो हैं उन्होंने भी अल हिलाल के लिए उनको लिया गया है। साथ साथ में आप देखोगे तो सऊदी अपने स्पोर्ट्स डील में ऑलमोस्ट 6.3 बिलियन US डॉलर्स जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं स्पोर्ट्स वॉश करने में। किलियन एम्बापे भी आपको फ्रांस के देखने को मिल जाएंगे इस लिस्ट में, यानी कि कई सारे जो फुटबॉलर्स हैं, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस फुटबॉलर्स हैं, वो सऊदी के क्लब टीम के लिए अब खेलना चाह रहे हैं। इवन सऊदी अरेबिया का विजन 2030 का भी ये पार्ट है, जहां पर वो स्मार्ट सिटी नियॉम प्रोजेक्ट को भी प्रमोट कर रहे हैं, जहां पर आप देखो कि सऊदी अरेबिया जोग्राफिकली पूरी तरीके से डेजर्ट में है और वाटर स्कार्सिटी के वजह से वहाँ पे इंडस्ट्रीज भी प्रमोट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया जो है वो स्पोर्ट्स को एक एडवेंचर की तरह लेना चाह रहे हैं टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। अभी तक जो सऊदी अरेबिया में टूरिज्म से रेवेन्यू आता है वो जो होली वहाँ पे मक्का और मदीना स्थित है उसकी वजह से होता है। तो क्या सऊदी अरेबिया के जो प्लान्स हैं वो आसानी से उसको वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? तो इसमें कई सारे वल्नरेबिलिटीज़ हैं, आइए इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है ऑयल डिपेंडेंसी। 2022 तक के डेटा को अगर हम ध्यान दें तो 80% ऑफ इट्स एक्सपोर्ट जो है सऊदी अरेबिया का वो ऑयल से ही होता है और 40% ऑफ इट्स GDP जो है वो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स से ही होता है। यानी कि कुल मिलाकर के सऊदी अरेबिया की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है ऑयल और ऑयल प्रोडक्ट्स के ऊपर ही। और माना ये भी जा रहा है कि जो सऊदी के ऑयल रिजर्व्स हैं वो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि वो डिप्लीट हो जाएंगे आने वाले 60 सालों में कंप्लीटली, यानी कि किसी भी वे में बाई 2080 सऊदी अरेबिया के पास में ऑयल रिजर्व्स नहीं रह जाएंगे, बिकॉज ऑयल भी अपने आप में आप देखोगे तो नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी कि एक न एक दिन ख़त्म होना ही है, तो कंप्लीटली निर्भरता उस पर भी नहीं दिखाई जा सकती है। और क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रख करके सारे ही कंट्रीज़ जो हैं वो नेट ज़ीरो एमिशन की बात कर रहे हैं, तो इस वजह से हर कंट्री जो है वो रिन्यूएबल सोर्सेस पे फोकस कर रहा है, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। इस वजह से कहीं ना कहीं एक समय में वो और सस्ते हो जाएंगे एज़ कम्पेयर्ड टू ऑयल। वहीं अगर हम दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं तो वो डच डिजीज़ से ग्रसित हो चुका है सऊदी अरेबिया। अब डच डिजीज़ क्या है? तो दरअसल आप देखोगे ये कोई बायोलॉजिकल डिजीज़ नहीं है, बल्कि नेदरलैंड्स में 1960 के समय में आप देखोगे तो ग्रोनिंजन नाम का एक वहाँ पे पार्ट था जो बेसिकली गैस रिजर्व्स वहाँ पे डिस्कवर किया गया। अब उस गैस रिजर्व्स के खोज होने के बाद में कंप्लीट फोकस जो डच की इकोनॉमी है, यानी कि नीदरलैंड्स की इकोनॉमी जो है वो कंप्लीटली सिर्फ गैस पर ही रह गई और इसकी वजह से मिड 1970s तक आप देखोगे तो ग्रॉस कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट 15% से कम हो गया, एम्प्लॉयमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग में है वो भी 16% से कम हो गया और अनएम्प्लॉयमेंट भी 1.1% से 5.1% तक बढ़ गया। अब क्योंकि आप देखोगे कि उस वक्त जो नेदरलैंड्स में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था वो महज गैस रिजर्व्स ही कर रहे थे, तो जिसके वजह से बाकी फील्ड में भी लेबर शॉर्टेजेस होने लग गए, क्योंकि अब धीरे धीरे सब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से शिफ्ट करके गैस सेक्टर पर ही जा रहे थे और जिसकी वजह से जो वैल्यू ऑफ द करेंसी है वो भी बढ़ गई। यहाँ पर आप देखोगे तो डच गिल्डर जो है वो और महंगा हो गया। अब इसके वजह से जब भी करेंसी अप्रिसिएशन होगा तो जो एक्सपोर्ट्स होंगे वो और महंगे हो जाएंगे। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं भारत के केस से, तो अगर आप देखोगे मान लो $1 जो है वो 100 रुपये के बराबर है और अगर करेंसी अप्रिशिएट हो जाए और अब अप्रिशिएट होने के वजह से $1 जो है वो 50 रुपये के बराबर आ जाए, यानी कि अब आपको 100 रुपये करने के लिए $2 जो है वो लेना पड़ जाएगा। तो पहले जो $1 में सामान मिल जाता, अब उसी सामान को खरीदने के लिए $2 पे करना पड़ेगा। यानी कि करेंसी अप्रिसिएशन के वजह से अब इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट कम होगा, क्योंकि $1 में देने वाले काफ़ी सारे कंट्रीज होंगे, तो इस वजह से कंपटीशन बढ़ जाएगा और एक्सपोर्ट कम होने लग जाएगा।
तो नीदरलैंड्स की इकोनॉमी ज़्यादातर डिपेंड हो चुकी थी ऑयल और गैस पर। तो जब भी ऑयल और गैस के दाम बढ़ते थे नीदरलैंड्स की इकोनॉमी नीचे आ जाती थी और इसकी वजह से शॉर्टेजेस देखने को मिलते थे। और इसी को कहा गया है डच डिजीज़, जो फिलहाल आप देखो कि सऊदी अरेबिया भी काफ़ी हद तक वैसा ही है, क्योंकि हमने देखा कि बहुत ज़्यादा निर्भरता सऊदी अरेबिया का ऑयल पर ही है। और अगला कारण ये भी बताया जा रहा है कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन, जहां पर आप देखोगे तो जमाल खशोगी जो है उनकी भी हत्या करने के आरोप में सऊदी अरेबिया को ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है वो कहा गया है। तो जैसा कि आप सबको पता है सऊदी अरेबिया में जो सिटीजन्स हैं वो कोई भी टैक्स नहीं पे करते हैं। जो वहाँ की सरकार है वो कम्प्लीटली टोटलिटेरियन हो जाती है, यानी कि अब वो लोगों के लिए जवाबदेही नहीं रखते हैं और इस वजह से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ब्लडी वॉर ऑफ यमन में भी सऊदी अरेबिया को कहा गया है। साथ साथ में आप देखोगे जमाल खशोगी जब इस्तांबुल कॉन्सुलेट में जाते हैं सऊदी के, और वहाँ पर जब वो अपना वीज़ा कलेक्ट करने के लिए जाते हैं, क्योंकि उनको वो सऊदी से अब वो यूएस से जा रहे होते हैं, तो उसके बाद बताया जाता है कि उनकी जो शरीर है उसको पीसेस में काट दिया जाता है और फिर उसको बोरे में बंद करके फेंक दिया जाता है, क्योंकि 3 से 4 दिन हो जाता है और उनका कुछ पता नहीं लग पाता है। तो इस वजह से कहा जाता है कि जो सऊदी के क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, अगर उनके अगेंस्ट कोई कुछ भी बोल दे तो वो बर्दाश्त नहीं करते हैं और कई बार तो पब्लिकली एग्जीक्यूट भी करा जाता है। और इन्हीं सब चैलेंजेस से लड़ने के लिए आप देखोगे तो सऊदी अरेबिया जो है वो स्पोर्ट्स वॉशिंग को प्रमोट कर रहा है। अब स्पोर्ट्स वॉशिंग क्या है? तो दरअसल आप देखोगे स्पोर्ट्स के इस्तेमाल से जो अभी तक के आरोप लगाए गए हैं, जैसे कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन या बाकी जो भी समस्याएं हैं, उसको सऊदी अरेबिया कोशिश करेगा कि वो साफ कर दे और फिर एक अपने आप को अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सके इंटरनेशनल मार्केट में। जैसा कि सेम हिटलर ने किया था 1936 में, जब जर्मनी सप्रेस किया था ज्यूज को मार करके, तो उस वक्त हिटलर ने इसी का इस्तेमाल किया था। सेम 2018 में चाइना ने जब उइगुर मुसलमानों पर अत्याचार किया था तो उन्होंने भी विंटर ओलंपिक्स को कंडक्ट किया था। और रशिया भी 2018 में स्पोर्ट्स का ही सहारा लेकर के जब वो एनेक्स किए थे क्रीमिया को, तो इसके वजह से वो स्पोर्ट्स वॉशिंग को प्रमोट किए और इससे मल्टीप्लायर इफेक्ट भी देखने को मिलेगा इकोनॉमी में। मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब ये कि अब जो भी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें वर्कर्स का इन्वॉल्वमेंट होगा और जो वर्कर्स काम करेंगे जब उनके पास में एडिशनल पैसा आएगा, क्योंकि अभी अगर वो बेरोजगार हैं लेकिन अगर उनको काम मिलेगा तो जाहिर सी बात है उन वर्कर्स का भी आगे चल करके डिमांड होगा रिटेल स्टोर्स में, लोकल स्टोर्स में, जिसकी वजह से हर किसी का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई जो है वो चल पड़ेगा। इसको स्पिल ओवर इफेक्ट भी कहा जाता है, जिसकी वजह से जॉब्स भी बढ़ेंगे, साथ साथ में टूरिज्म भी बढ़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा होटल्स, एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, इन सभी को प्रमोट किया जाएगा। और ये माना जा रहा है कि सऊदी अरेबिया अपनी इकोनॉमी को ट्रांजिशन कर लेंगे फ्रॉम ऑयल टू बाकी सारे जो हैं, यानी कि सिंगल डिपेंडेंसी जो है वो नहीं दिखाएंगे और अपने इकोनॉमी को डाइवर्स कर लेंगे। हालांकि उसमें भी कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि आप देखोगे जो फुटबॉल क्लब्स हैं उनका लॉस भी बहुत बड़ा होता है। जैसे आप यूरोपियन क्लब्स को भी देखोगे तो उनको अपने जो इमेज बनाने में या प्रॉफिट बनाने में काफ़ी टाइम गया है और उनमें से अभी भी कई सारे जो हैं वो लॉस को बेयर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सऊदी अरेबिया आज एक क्लब बना दिया है तो उसमें फटाक से प्रॉफिट होने लग जाएगा। और इसको प्रमोट करने के लिए कोई भी सस्टेनेबल इकोसिस्टम भी नहीं है स्पोर्ट्स को, इस वजह से कहीं ना कहीं ये भी एक समस्या आएगी। साथ साथ में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया में 37% जो हैं वो माइग्रेंट्स हैं, यानी कि सऊदी अरेबिया अगर एक बार को जो सोच रहा है कि इकोनॉमी जो है वो चल पड़ेगा, तो आपको बता दें जो माइग्रेंट्स हैं जो सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं, जब इनको प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो ये अपने अपने रेस्पेक्टिव कंट्रीज में उस पैसे को वापस भेजेंगे, जो कि उस कंट्री के लिए रेमिटांस बन करके जाएगा। यानी कि हो सकता है कि वो सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी में खर्च ना करें, तो ये भी एक चैलेंज है। साथ साथ में हमने देखा कि सऊदी अरेबिया जोग्राफिकली वाटर का प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से भी एक चैलेंज होगा। तो देखते हैं किस प्रकार से सऊदी अरेबिया जो है वो इस चीज़ को प्रमोट करता है। इस वीडियो से सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट भी करिएगा और मैक्सिमम लोगों तक वीडियोस को शेयर करिएगा और वीडियोस को पूरा देखा करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।